हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन। चलो बहुत अच्छा। चलिए बच्चों, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसकी 5 वीडियोस अपन ऑलरेडी दे चुके हैं। उसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ लिया था? कैटालिसिस के बारे में पूरी बात कर ली थी। कैटालिसिस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आपके शेप सेलेक्टिव, एंजाइम कैटालिसिस, एडसॉर्प्शन थ्योरी वगैरह, ये सब हम अच्छे से बात कर चुके थे। अब बेटा एक नया टॉपिक ले लेते हैं। हम लेते हैं कॉलाइड्स। ठीक है, तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ चैनल में केमिस्ट्री डेज में। चलिए, हम कॉलाइड्स स्टार्ट करने से पहले कुछ आपकी एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, वो ले लेते हैं। तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं बच्चों, को ज़्यादा ऐसे है नहीं है। आपके हैं 5.4। 5.4 आप देख लीजिए पहले। इन हार्वर्ड प्रोसेस, why is it necessary to remove CO when ammonia is obtained by the Haber's process? हाबर्स प्रोसेस में जब अमोनिया बनती है तो CO को रिमूव करना, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना क्यों जरूरी होता है? बेटा ये तुम्हारे कहीं भी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका आंसर ये है कि अगर हम ये है कि CO जो है वो आपके कैटलिस्ट जो है उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है, यानी कि हाबर्स प्रोसेस में CO एज ए पॉइजन की तरफ वर्क करता है। जब कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देगा तो क्या होगा? अमोनिया आपकी कम बनेगी, इसलिए CO को रिमूव करना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट ले लीजिए आप 5.5। ये भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ। Why is the ester hydrolysis slow in the beginning and becomes faster after some time? अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, एस्टर का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिख दें हम इसमें थोड़ी सी। एस्टर है, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एसिड और अल्कोहल, यही होगा। इसको हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बनेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये जो है इसको हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एस्टर को, और एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके क्या बना देता है? आपका एस्टर और वाटर निकल जाता है। इसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस शुरू में धीरे धीरे होता है और बाद में रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है इस रिएक्शन में। तो शुरू में तो क्या हो रहा है? रिएक्शन स्टार्ट हो रही है आपकी, तो एसिड बहुत कम बना हुआ है। जब एसिड कम है आपका, जैसे जैसे एसिड बनता जा रहा है, कैटालिटिक रिएक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ती जाएगी। तो शुरू में तो क्या होगा? रिएक्शन स्लो होगी, बाद में ये फास्ट हो जाएगी। ठीक है, नंबर 3 ले लीजिए 5.6। व्हाट इज द रोल ऑफ द डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ द कैटालिसिस? बहुत अच्छे से जानते हैं कैटालिसिस में डिसॉर्प्शन का क्या रोल होता है। बच्चों, कैटालिस्ट की सरफेस पर रिएक्शन हो रही है, कैटालिस्ट की सरफेस पर हो रही है। अगर डिसॉर्प्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन नहीं होगा, तो कैटालिस्ट की जो सरफेस है वो फ्री सरफेस हमको नहीं मिलेगी, तो दोबारा आपका रिएक्शन कैसे आएगा? रिएक्शन कैसे होगी? इसलिए डिसॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो छोटी छोटी तीनों क्वेश्चन थे, थियोरेटिकल क्वेश्चन थे। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक डाल लेते हैं अपना कॉलाइड, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप कॉलाइड्स। देखो बच्चों, कॉलाइड्स को समझने से पहले आपको सॉल्यूशंस ध्यान है। सॉल्यूशन अपन पढ़ा चुके हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमें अच्छे से पता है। सॉल्यूशन होमोजीनस क्या होता है? मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनस सिस्टम होता है। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई कंटेनर लिया, कोई भी एक बीकर ले लिया, इस तरह से इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? 1 चम्मच शुगर डाल दी। तो शुगर क्या है? इसमें पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है, चारों तरफ हमने कहा ये होमोजेनस सिस्टम बन चुका है। ये होमोजेनस सिस्टम को हमने क्या कह दिया? सॉल्यूशन कह दिया। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन है, होमोजेनस, जिसमें क्या है? सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है।
जानते ही अपन बहुत अच्छे से। अब एक और ले लेते हैं अपन, ये लीजिए, एक बीकर और ले लेते हैं, ये लीजिए, इसमें भी हमने पानी डाल दिया। इसमें हमने क्या किया, सॉइल मिक्स कर दी थोड़ी सी। हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद सॉइल नीचे सेटल डाउन हो जाती है, नीचे इस तरह से सॉइल आ जाएगी। जब आपने थोड़ी देर उसको रख दिया तो सॉइल के पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम, ये जो मिक्सचर है इसको हम कह देते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। तो लिख दे इसको, ये क्या है हमारा, सस्पेंशन। ठीक है। अब हम कह रहे हैं इन दोनों की बीच की स्टेज, यानी कि सिस्टम हमारा होमोजीनस है और आपका पार्टिकल्स आपके नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इनके बीच की स्टेट, बीच की स्टेट में क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये कौन सा सिस्टम है आपका, हेट्रोजीनस सिस्टम है। ये जो हिस्टोजीनस सिस्टम है इसको हम कह देते हैं कॉलाइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम कॉलाइड्स कह देते हैं। इसमें जो पार्टिकल साइज है वो पार्टिकल साइज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज की होती है। अगर पार्टिकल साइज आपकी 1 नैनोमीटर से कम हुई तो क्या हो गया, वो सॉल्यूशन हो गया। अगर 1000 नैनोमीटर से ऊपर हो गई तो क्या हो गया, वो सस्पेंशन हो गया। और अगर पार्टिकल साइज इस रेंज में है तो वो क्या हो गया, आपका कॉलाइड्स हो गया। तो कॉलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की होती है। क्लियर। और ये कौन सा, हेट्रोजीनस सिस्टम होता है। जब ये हेट्रोजीनस सिस्टम है तो इसमें दो पार्ट्स हो गए। कौन कौन से, इसमें दो भाग हैं। एक तो ये जो है, इसको, ये जो पार्टिकल जो कि डिसॉल्व हो रहे हैं उसको हम कह देते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्स्ड फेज। दूसरा, इसको तो सस्पेंशन को तो रब कर दो। दूसरा, ये जो मीडियम है जिसके अंदर ये डिसॉल्व हो रहे हैं, वो जो मीडियम है उसको हम कह देते हैं डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के मीडियम हो गए, दो तरह की चीजें हो गई। किसमें, हेट्रोजेनस सिस्टम में। एक तो हो गई डिस्पर्स्ड फेज, जिसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सॉल्यूशन हमें अच्छा आता है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। एक होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, किसी भी मीडियम में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है। सॉल्यूट की तरह यहाँ पे आ जाता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती है किसमें, मीडियम में। दूसरा है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम क्या है, जस्ट लाइक की तरह हम कह सकते हैं सॉल्वेंट, एक तरह से सॉल्यूशन के केस में। ठीक है। जिसके अंदर की ये जो डिस्पर्स्ड फेज है पूरी पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, आपका पूरी पूरी इसमें घुली हुई रहती है। आ गई बात समझ में, कॉलाइड समझ में आ गए। इसमें दो चीजें ध्यान रखना, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, करें आगे। चलिए, अब इसको तो हम रब कर देते हैं, कर दे रब। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलाइड्स। अब कॉलाइड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हम तीन बेस पे कर सकते हैं। तीन हमारे पास बेसिस हैं, किस बेस पे हम करते हैं। तो नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ dispersed phase and dispersion medium।
यानी कि हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम कॉलॉइड्स को क्लासीफाई करते हैं। दूसरा हमारे पास किस बेस पे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium. और number third, on the basis of type of the particles of dispersed phase, तीन बेस पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ले लीजिए आप, हेडिंग डाल लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। कि हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हम एक छोटी सी टेबल बना देते हैं आपको, उससे ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको तो हम रब कर देते हैं यहाँ से, ये पूरा मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। हम डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी ले सकते हैं। तो एक टेबल बना लीजिए आप, पहले लिख लीजिए डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, टाइप, उस कॉलॉइड को हम क्या कहते हैं, और एग्जाम्पल। ठीक है, ये हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। नंबर 1, सबसे पहले हम लेते हैं सॉलिड, यानी कि हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या है, आपकी सॉलिड है। मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों हो सकते हैं। यानी कि डिस्पर्स्ड फेज जिसको कि हम घोल रहे हैं, जिसको हम बना रहे हैं, वो क्या है, आपका सॉलिड है। किसमें मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। सॉलिड को जब हम सॉलिड में करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारे पास जो कोलाइड होता है, कोलाइड को क्या बोलते हैं हम, सोल। क्या बोलते हैं, सोल। एग्जाम्पल बता सकते हैं इसका, कलर्ड ग्लासेस जो आते हैं वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 में क्या आ रहा है, सॉलिड को हम किस में ले रहे हैं, आपका डिस्पर्शन मीडियम क्या है, लिक्विड, सॉलिड को हम लिक्विड में ले रहे हैं, तो इसको भी हम बोलते हैं सोल। एग्जाम्पल बता सकते हैं बच्चों इसका, क्या होगा, पेंट, देखा है पेंट जो होता है, सॉलिड को गैस में, इसको हम बोलते हैं एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डस्ट पार्टिकल जो अपने एयर में दिखते हैं, स्मोक हो सकता है, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड में क्या ले लें अपन, लिक्विड, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज क्या ले ली हमने, लिक्विड ले ली। अब मीडियम अगेन तीन तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो सकता है। लिक्विड के साथ सॉलिड, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम अगर हमारा सॉलिड है तो इसको हम कहते हैं बच्चों जेल। क्या कहते हैं, जेल। एग्जाम्पल बता सकते हो, चीज, बटर, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसके तो। ठीक है, तो इसमें लिख दें अपन, नेक्स्ट ले लें, लिक्विड को किस में ले रहे हैं, लिक्विड में, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इमल्शन। तो लिख दें इमल्शन। एग्जाम्पल बता सकते हो, मिल्क, सब जानते हैं बच्चों अपन, ये बिल्कुल डेली यूज के एग्जाम्पल्स हैं सारे। हेयर क्रीम,
ये इसके एग्जाम्पल है। लिक्विड को गैस में क्या बोलेंगे इसको? एरोसॉल। एग्जाम्पल क्लाउड, मिस्ट, कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों थर्ड कैटेगरी। थर्ड में क्या आ जाएगा आपका? यदि गैस है, अगेन मीडियम क्या हो गया? सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस को हमने सॉलिड में लिया, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम क्या है हमारा? सॉलिड है। क्या बोलते हैं इसको अपन? सॉलिड सोल। एग्जाम्पल, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं इसके। क्या है? केक, और क्या हो सकता है आपका? ब्रेड, हो सकते हैं। नेक्स्ट गैस का लिक्विड में, इसको बोलते हैं हम फोम। क्या बोलते हैं? फोम। एग्जाम्पल इसका क्रीम। ठीक है। थर्ड गैस का, गैस में सोचो क्या होगा, सोच के बताओ। कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। गैस को, गैस में कभी भी कोलाइड्स नहीं होते। गैस को जब हम गैस में मिक्स करते हैं तो हमेशा होमोजीनस मिक्सचर बनता है, तो उसको हम कह देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। वो कोलाइड्स नहीं हो सकते, सस्पेंशन नहीं हो सकते। तो कोई भी दो गैसेस को मिक्स करें हमेशा होमोजीनस मिक्सचर बनता है, तो कोलाइड्स और सस्पेंशन वो नहीं हो सकते। तो ये कैटेगरी होगी ही नहीं, सिर्फ ये कैटेगरी होगी। तो 8 टाइप के हम कोलाइड्स बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के अकॉर्डिंग। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट करें बात, कर लिया सबने? नोट डाउन कर लिया? करें बात नेक्स्ट की? चलिए इसको तो मैं आप रब कर देती हूँ। नंबर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं अपन। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, कि इन दोनों के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसके बेस पर नंबर 2 था हमारा। इसके बेस पर अगेन हमारे पास 2 तरह के आते हैं। फर्स्ट लायोफिलिक कोलाइड्स, और दूसरे होते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। बहुत सिंपल से है बच्चों। कई बार एग्जाम्पल ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स आप क्या समझते हैं, लायोफोबिक से क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो वो थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं। लायोफिलिक का मतलब होता है आपका सॉल्वेंट लविंग। सॉल्वेंट लविंग, या हम कह सकते हैं सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज जो है आपकी, वो जिस सॉल्यूशन में, जिस सॉल्वेंट में आपके डिजॉल्व हो रही है, वो उसको अट्रैक्ट करती है। सॉल्वेंट लविंग की बात कर रहे हैं, अट्रैक्ट करती है। तो इनको बनाना बहुत इजी होता है। आप क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज जो भी आप ले रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, आपका पर्टिकुलर जो भी सॉल्वेंट है, जो भी सुटेबल सॉल्वेंट है, उसमें वो हम उसको डिजॉल्व कर देंगे, और डिजॉल्व होने से वो पूरा की पूरा आपका कोलाइड्स बन जाता है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें क्या है, इन कोलाइड्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को हम दोनों बनाने के बाद भी इसको अलग अलग कर सकते हैं सिंपल मेथड से, सिंपल हीटिंग से, और उसके बाद दोबारा इसको बना सकते हैं। यानी कि इसको बनाना और इसको सेपरेट करना बहुत आसान है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम गम ले सकते हैं, जिलेटिन ले सकते हैं, स्टार्च है, इनको इनके सूटेबल सॉल्वेंट जिसमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इजीली इनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनको अलग भी सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस कहलाया आपका? रिवर्सिबल प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस है, दूसरा सॉल्वेंट लविंग है। ठीक है, इजीली हम इनको बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है लायोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिया। फोबिया का मतलब दूर भागना होता है ना किसी को। एग्जाम फोबिया होता है, एग्जाम आते ही सब कुछ पढ़ा हुआ भूल जाते हैं हम तो, यानी कि एग्जाम से दूर भागते हैं, उसको कहते हैं फोबिया। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाती है। फोबिक का मतलब हम जिसमें सॉल्वेंट रिपेलिंग, सॉल्वेंट से दूर भागता है।
अब तुम सोचो बच्चा, जब सॉल्वेंट से दूर भागेगा तो वो उसमें बनेगा कैसे, कोलाइड्स कैसे बनेगा? तो सिंपल मेथड से तो हम इसको बना नहीं सकते, क्योंकि वो तो जैसे हम डिस्पर्स फेज को उसमें डालेंगे, मीडियम में डालेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे, उससे दूर भागेगा, तो दूर भागेगा तो आपका क्या होगा, कोलाइड तो नहीं बन पाएगा। तो ये सिंपल मेथड से इनको नहीं बनाया जा सकता, इनके पर्टिकुलर कुछ मेथड्स हैं, उसी से ही इस तरह के कोलाइड्स को बनाया जा सकता है। कुछ मेटल्स हैं, उनके अपने सल्फाइड्स हैं, उनको हम उनके सूटेबल सॉल्वेंट्स में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो सिंपल तरीके से नहीं बनाया जा सकता, कुछ मेथड्स के थ्रू ही हम इनको बना सकते हैं। और ये वाला प्रोसेस फिर कैसा हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्लियर, दोनों समझ में आ गया? ठीक है, अब थर्ड कैटेगरी डाल लीजिए, इसको तो मैं रब कर दूं। थर्ड कैटेगरी हमारी कौन सी थी, टाइप ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, टाइप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज के किस तरह के पार्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। उसमें भी हम इनको 3 तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलाइड्स। नंबर 2 मैक्रोमॉलिक्यूल। और नंबर 3 एसोसिएटेड कॉलाइड्स। बहुत सिंपल से हैं, तीनों में डिफरेंस देखिए। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलाइड्स का मतलब क्या हुआ, आपके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल की कॉलाइड पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए थी, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने डिस्पर्स पे जो डाली है उसके जो पार्टिकल की साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है। जब कम होती है तो ये क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या होती है, इनकी साइज जो आपके मॉलिक्यूल्स की जो साइज होती है इस रेंज में आ जाती है। तो इस रेंज में आते ही क्या हुआ, वो कॉलाइड्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स उसके जुड़ के उनकी जो साइज है वो उस रेंज में आ जाती है, तो वो कॉलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है। इसका एग्जांपल है सल्फर। सल्फर के क्या होते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स मिलके एसिड बना लेते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर हो गए। ठीक है, दूसरा आता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में तो क्या होगा, सिंपल आपकी साइज जो होगी वो इस रेंज में आएगी और वो कॉलाइडल सॉल्यूशन होते ही हैं, जैसे आपका है स्टार, जिलेटिन और ये सब जो है। नंबर थर्ड आता है एसोसिएटेड कॉलाइड्स। एसोसिएटेड कॉलाइड्स में क्या होता है, ये भी एक तरह से इसी तरह हम इसको समझ सकते हैं। कैसे, इनकी साइज जो है यदि कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो साइज जो है वो बहुत छोटी होती है, तो ये होते हैं ट्रू सॉल्यूशन। कब, जबकि कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो पर्टिकुलर एक कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एसोसिएटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद इनके साइज कॉलाइडल रेंज में आ जाती है। ठीक है, और उसको हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं मिसेल्स। वो जो आपके एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हो गए उनका हम क्या देते हैं, मिसेल्स। ठीक है, और इस रेंज में आते ही ये क्या हो गए, आपके कॉलाइड्स हो गए। क्लियर, तो ये बच्चों मिसेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारे सिंपल कॉलाइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, ये हमने इसको जनरल बात कर ली। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों, आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है तो बच्चा सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, एक बात और है बच्चों, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं। अब वो सारे क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हैं जो आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं, बोर्ड में, नीट में या जेई में कहीं ना कहीं आपके आए हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।